हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है सोशल साइंस की, उसका चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये चैप्टर भी एक कोट से शुरू हो रहा है। कुछ लाइंस लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि ओशन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of the nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. ठीक है, फिर आगे क्वेश्चंस, यहाँ विद क्वेश्चंस हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर ही इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के पूरे चैप्टर में दिए हुए होते हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि ओशंस क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या है, उनका नेम एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर किस तरीके से ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स जो है वो अर्थ पर लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। तो कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में पहले क्या बोला गया है कि ग्लोब में, अगर हम ग्लोब को अपने अर्थ को मून से देखते हैं, मतलब स्पेस से देखते हैं, तो हमें कौन सा कलर वाइड स्प्रेड दिखता है अर्थ पे, हमें कौन सा कलर दिखता है अर्थ पर। ठीक, तो हम देखें तो हमें वहाँ पे ब्लू दिखता है। ठीक है, ब्लू कलर क्यों दिखता है? ब्लू कलर बिकॉज ऑफ वाटर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। कितना? लगभग 3/4 का मतलब 75%। 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, वाटर से कवर है 75% जो अर्थ का सरफेस है वो। ठीक, तो इस वजह से जब हम आउटर स्पेस से अपना अर्थ देखते हैं तो वो हमें ब्लू दिखता है। तो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने अर्थ को क्या बोला? उन्होंने अर्थ को कहा कि ये ब्लू प्लैनेट है। ठीक है, फिर हम आते हैं कि लार्ज वाटर बॉडीज, इनको हम कहते क्या हैं? तो लार्ज वाटर बॉडीज को हम ओशंस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखें तो जब हमने ये अपना फिगर नंबर 1 देखा था, इसमें ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर किसका है? ये वाटर का है। और ऐसे हमें अपनी अर्थ दिखती है फ्रॉम स्पेस। ठीक है, अगर हम ये जो फिर ये इस ब्लू कलर के अलावा यहाँ पे और दूसरा कलर कौन सा दिख रहा है? तो ये हमें ब्राउन कलर दिख रहा है। ब्राउन कलर किसका है? तो ब्राउन कलर जो है वो लैंड का कलर है। अब 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो वाटर है, तो 1/4 जो बचा है वो लैंड है। ठीक, 1/4 का मतलब 25%, इतना हमारे पास लैंड है और इतना 75% जो है वो हमारे पास वाटर है ऑन द अर्थ। ठीक, लार्ज बॉडी ऑफ लैंड की एक लार्ज बॉडी, उसको क्या कहेंगे? उसको लैंड मास कहेंगे। और लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड क्या कहलाएगा? कॉन्टिनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर लार्ज बॉडी है लैंड की, उसे हम कहेंगे कि ये क्या है? ये लैंड मास है। लेकिन कोई लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ठीक, बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ये एक वाइटल रोल प्ले करता है इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्ट होते हैं, चाहे वो एनिमल के हो, प्लांट्स के हो, ह्यूमन लाइफ के, ये सारे हमारे ओशन एंड कॉन्टिनेंट से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट इनका हमारे हिस्ट्री में दिखता है, कल्चर में दिखता है, हमारे डेली लाइफ में इसका इम्पैक्ट दिखता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने इंडियन नेवी का एम्ब्लम जो है उसकी बात की। इंडियन नेवी का जो एम्ब्लम है उसमें लिखा हुआ है श्याम नमो वर्णा। श्याम नमो वर्णा का मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस, ओ वर्णा, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे ये वरुण देव जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, स्काई वाटर से रिलेटेड है, उनको एक इन्वोकेशन है। ठीक है, उनको हाँ एक इन्वोकेशन है। ठीक, उसके बाद देखें हम तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन वाटर एंड लैंड का ऑन अर्थ पे वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो यहाँ हम देखिए अपना जो 2.2 फिगर 2.2 है, इसमें ब्लू एरिया जो भी है वो क्या है? वो ओशन है, along with their smaller extensions। जैसे हमने कहा कि ये जो ब्लू एरिया पूरा दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? ओशन है। इसके साथ इसके जो हमारे एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, एक्सटेंशंस जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारे एक्सटेंशंस हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये वेरियस नेम से इनको जानते हैं। सीज होते हैं, बेज होते हैं, गल्फ्स होते हैं। ठीक है, हम बाद में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक, ठीक है, फिर आगे आए तो इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है? इस चैप्टर में दिया हुआ है कि ओशन लाइफ। अब इन्होंने यहाँ पे बताया कि ओशन लाइफ कैसी दिखती है। ओके, क्या क्या दिया है? ओशन लाइफ की ओशन के अंदर हमें क्या बायोडाइवर्सिटी दिखती है? तो ओशन के अंदर हमें कोरल रीफ्स दिखेंगे। ठीक, उसके अलावा ये क्या है? ये एक स्टार फिश है। उसके अलावा ये शार्क है, ये डॉल्फिन है, ये स्पर्म वेल, एक मदर एंड बेबी का फिगर बना हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है।
एक यहाँ पे ये शैलो कोरल रीफ है जहाँ पे कलरफुल फिश है। उसके अलावा ये एल्गी है, यहाँ पे ये एम्परर पेंगुइन बना हुआ है, यहाँ पे एक ये टर्टल का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती है, सारी चीज़ें ओशन से मिलती है। ओशन की बायोडाइवर्सिटी है, ओशन लाइफ है ये, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे कह रहे हैं कि ओशंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। ओशंस में ज़्यादातर पानी, जो ज़्यादातर वाटर जो प्लैनेट पे अवेलेबल है वो कहाँ पर है, वो ओशंस में है। लेकिन जो सी वाटर है ना वो साल्टी है, साल्टी वाटर है, तो इस वजह से अनफिट है फॉर कंजम्पशन फॉर मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब अनफिट है, ये कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। वहाँ दूसरी तरफ देखिए फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है। फ्रेश वाटर तो बहुत छोटे पोर्शन में है, जितना भी वाटर रिसोर्स है प्लैनेट पे उसका बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर का है। और फ्रेश वाटर मिलता कहाँ पर, ग्लेशियर्स में, लेक्स में, रिवर्स में, एटमॉस्फेयर में, ग्राउंड वाटर में, अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर जो है, ये सारे फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं और ये बहुत ही कम सोर्स में है। इसीलिए कहते हैं कि वाटर क्राइसिस है, बिकॉज वाटर तो अवेलेबल है बट दैट वाटर इज़ वेदर फिट फॉर कंजम्पशन और नॉट, ये एक चैलेंज, ये एक क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास जो ज़्यादातर वाटर जो है, हमारा जो प्लानट है वहाँ पे 75% वाटर है ना, लेकिन वो पूरा का पूरा हमारे पीने के लिए फिट नहीं है। इसलिए आज हम वाटर स्कार्सिटी और वाटर क्राइसिस जैसी जो चीज़ें हैं उनसे डील करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, ठीक। फिर ओशंस की बात करें, अब आते हैं कि ओशंस कितने हैं और क्या नाम है उनका, क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक। तो मैप में अगर हम देखें 2.3 मैप बोल रहे हैं, 2.3 मैप आ जाते हैं, ये रहा हमारा 2.3 मैप, ठीक। तो इस मैप में इन्होंने कहा है कि देखते हैं हम कि यहाँ पे 5 ओशंस है। कौन कौन से ओशन यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। इसी सीक्वेंस में इनका साइज भी है, ठीक है। तो ये 5 ओशंस हैं जो हमारे वर्ल्ड मैप में दिखते हैं, ठीक। ये 5 ओशंस हैं, लेकिन यहाँ पे इनका सेपरेशन, जैसे यहाँ पे इन्होंने इसको सेपरेट, यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई ना कि ये हमारे अटलांटिक ओशन की बाउंड्री है ना, इधर से इतना हमारा अटलांटिक ओशन है, इतना हमारा ये इंडियन ओशन है, इतना सदर्न ओशन है नीचे का, ये आर्कटिक है और ये पैसिफिक है। ये बाउंड्री इन्होंने खींची है, लेकिन ये इमेजिनरी बाउंड्री है, कोई ऐसा सेपरेशन नहीं है रियली में, ठीक है। रियलिटी में ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है, कोई भी ऐसी लाइन भी नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ओशंस अलग अलग है, सब इंटरकनेक्टेड है। सी वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशंस। वाटर जो है वो एक दूसरे ओशंस में जाता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है एंड यहाँ पे रिच मरीन लाइफ मिलती है, ठीक। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज यहाँ पे फाउंड होते हैं। फ्लोरा, मरीन फ्लोरा जिसमें कि टाइनी प्लांट्स आते हैं। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा में प्लांट किंगडम आता है ना, फ्लोरा में प्लांट लाइफ आती है, तो उसमें टाइनी प्लांट जैसे एल्गी हो गए, सारे काइंड ऑफ सी वीड्स हो गए। फिर फौना में देखें तो थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन, व्हेल, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स, ये सारी चीज़ें हमको फौना में मिलती हैं यहाँ पे, ठीक। ईच पार्ट ऑफ ओशन, चाहे वो सनलिट सरफेस, मतलब ऊपर सरफेस से लेके डीप डार्क, मतलब डार्क डेप्थ तक की, जितना भी नीचे जाओ वहाँ तक की हमें यहाँ पे हर जगह यहाँ पे हमें लाइफ फॉर्म मिलेगी, लाइफ हमें अवेलेबल होगी। ये ओशन का सी सरफेस है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे सनलाइट आ रही है, यहाँ से लेके नीचे नीचे जितना जाते जाएंगे वो डार्क होता जाएगा, वहाँ सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो वही बोला है, डार्क डेप्थ तक की हमें यहाँ पे हर जगह लाइफ फॉर्म मिलती है ओशन में, ठीक। आगे देखिए तो आगे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक। अब यहाँ पे इन्होंने साइज बताया है, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक ओशन आता है, उसके बाद 3rd नंबर पे इंडियन ओशन आता है, 4th नंबर पे सदर्न ओशन आता है, इसको हम अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं, और इसी 5th नंबर पे हमारा आर्कटिक ओशन आता है, ठीक। सबसे छोटा ओशन कौन सा है, आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन किस नंबर पे आता है, तो 3rd नंबर पे आता है, ठीक है। आर्कटिक और सदर्न में कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसलिए याद रखो आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है, सदर्न ओशन 4th नंबर पे आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोल रहे हैं इंडियन ओशन के बारे में कुछ बताया। मेन लिमिट्स क्या है इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन की मेन लिमिट जैसे यहाँ पे हम देखें तो इंडियन ओशन ये रहा हमारा, इसके नॉर्थ में यूरेशियन कॉन्टिनेंट पड़ जाता है, वेस्ट में देखें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पड़ जाता है, ईस्ट में देखें तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पड़ जाता है, और साउथ में देखें तो सदर्न ओशन पड़ जाता है। ये लिमिट है, ऐसे लिमिट सेट की है, मतलब ये लिमिट है, इमेजिनरी है, कोई सेपरेशन कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये लिमिट है इंडियन ओशन
जी, ठीक है। ये अब इंडिया के दोनों साइड में क्या है, हमारे इंडिया के दोनों साइड में इंडियन ओशन नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन के कुछ 2 पार्ट्स हैं जिसको नाम दे दिया गया। इधर साइड में जो है इसको हम अरेबियन सी कहते हैं और इधर साइड में जो है उसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ये कौन-सा साइड है? ये ईस्ट साइड है। जैसे हम थोड़ा इसको साफ करते हैं, फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा इंडिया कहाँ है और इंडिया के दोनों साइड इंडियन ओशन की कौन से पार्ट्स हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं। ये है हमारा इंडिया। ठीक, ये इंडिया दिख रहा है। ये हो गया ईस्टर्न साइड। तो इस ईस्टर्न साइड में इंडिया के हमारे पड़ता है बे ऑफ बंगाल। ठीक, यहाँ पे पड़ता है बे ऑफ बंगाल। ठीक, और ये है हमारा वेस्टर्न साइड और ये जो है ये है हमारा अरेबियन सी। ठीक, तो इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी। ठीक है, आगे आते हैं। फिर यहाँ पे क्या दे रहे हैं? ओशंस एंड डिज़ास्टर्स। अब ओशन के बारे में हमने पढ़ा। ओशंस कभी कभी डिज़ास्टर भी बन जाते हैं। ओशंस हेल्पफुल भी है। जैसे हमने देखा कि ओशंस जैसे हमने देखा कि हमारा जो पहला वाला डायग्राम था, फर्स्ट डायग्राम चैप्टर के शुरुआत में, ये वाला डायग्राम, इसमें हमने ये ब्लू कलर देखा था, उसके अलावा ब्राउन कलर देखा था और हमें ये वाइट दिख रहा है ना। तो ये वाइट क्या है? वाइट है क्लाउड। ये जो वाइट कलर दिख रहा है ना, ये क्या है? ये क्लाउड है ना। ये जो दिख रहा है ना, ये क्लाउड है। ये क्लाउड कहाँ बन रहा है? ये ओशन वाटर के ऊपर बन रहे हैं ना। ओशन के ऊपर ये क्लाउड्स बन रहे हैं और क्लाउड ही जो है उससे रेन होती है। तो ओशंस क्या करते हैं? ओशंस रेन लेके आते हैं कॉन्टिनेंट्स में। रेन फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ओशंस। मानसून रेन जो इंडिया में आता है वो भी ओशन से ही जनरेट होता है, ओशन में ही ओरिजिनेट होता है, जो कि जब रेनफॉल होगी तो वो एग्रीकल्चर को हेल्प करेगा और लाइफ को हेल्प करेगा। ठीक है, ओशन ऑल्सो। फिर यहाँ पे स्टॉर्म्स राइज करता है ओशन। बहुत ही एक्सट्रीम रेनफॉल होगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी जिनको हम साइक्लोन्स कह देते हैं। ठीक, जिससे कि डैमेज भी होता है फिर कोस्टल रीजन्स को। उसके अलावा दूसरा डिजास्टर देखें तो सुनामी। एक हमने यहाँ नाम पढ़ा कि साइक्लोन। ओशन की वजह से क्या होता है? साइक्लोन होता है। ओशन में जब बहुत ही तेज हवाएं चल रही होती है, बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही होती है, तो साइक्लोन्स की वजह से हो रहा होता है। और दूसरा सुनामी। सुनामी कब आती है? जब बहुत ही ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरेट होती है ओशन में। किसकी वजह से? कोई अर्थक्वेक आया है अंडर वाटर या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है ओशन के नीचे। ओशन के अंदर कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है या अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से बहुत ही ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरेट हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उन वेव को क्या बोलते हैं? वो हो जाती है सुनामी। जो चलती कितनी है? थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वो चलेंगी, ट्रैवल कर सकती है और पूरा कोस्टल एरिया को सबमर्ज कर सकती है, वाइड स्प्रेड डैमेज करती है। वैसे ही एक सुनामी आई थी 2004 में, जिसको हम इंडियन ओशन सुनामी कहते हैं। इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज़ को इसने स्ट्रक किया था, है ना। जब इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से इंडियन ओशन में सुनामी है। इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ। मोर देन 2 लाख पीपल की लाइफ गई वहाँ पे। अंडमान निकोबार आइलैंड में कुछ सबसेक्शंस जो थे वो, मतलब जो वहाँ कुछ एरिया था वो सबमर्ज भी हुआ। तमिलनाडु केरला कोस्ट इम्पैक्ट हुआ इससे। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ऐसी सुनामीज़ ना बहुत ही रेयर होती हैं और डिस्ट्रक्टिव होती है। लेकिन ऐसा लकी है कि हम लोग इसको पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कोस्ट पे सुनामी हिट करेगी, उससे पहले हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट करेंगे? क्या होता है? तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम है, जो कि इंडियन ओशन में अगर सुनामी आने वाली है तो फिर उसको वो डिटेक्ट करेगा, पहले से बता देगा, जिससे कि वहाँ पे हम प्रिपेयर हो पाएंगे, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जैसे इन इवेंट्स को जैसे हम हैंडल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक, तो इंडिया कैसे हैंडल करता है इन सारे इवेंट्स को? जैसे हमें पता है कि हाँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हाँ, सुनामी आने वाली है या साइक्लोन आने वाला है। तो फिर हमारे पास नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि इन सारे टाइप ऑफ डिज़ास्टर से डील करेगी, सारे मेजर्स वगैरह लेगी, जिससे कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का कम से कम नुकसान हो या फिर उन्हें कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, फिर अब आते हैं, हमने ओशंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या हैं? जो हमें दिख रहे हैं मैप में, वो ब्राउन कलर के वो कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अब या कैसे इनको काउंट करेंगे? जैसे अभी हमने ओशंस को पढ़ा ना कि हमारे पास 5 ओशंस हैं, वैसे ही कॉन्टिनेंट्स को कैसे काउंट करेंगे? तो कॉन्टिनेंट्स को काउंट करने के डिफरेंट सेवरल वेज हैं, कई सारे वेज हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस हम
लिस्ट कर सकते हैं इनको, या तो हम इनको बोल सकते हैं कि 4 कॉन्टिनेंट है, या तो हम बोल सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट है। अभी हम आगे देखते हैं, जैसे हम देखें हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें इन्होंने बोला कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कुछ जनरली क्या कहते हैं कि 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन सिंगल लैंड मास से इसको 1 भी कंसीडर कर देते हैं। यूरोप एंड एशिया को जनरली कहते हैं कि 2 कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर हम मैप में देखें इसको, अभी हम आगे देखेंगे, तो ये हमें सिंगल लैंड मास दिखता है। सिंगल लैंड मास दिखता है तो फिर सिंगल लैंड मास दिखता है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस की वजह से, क्योंकि यूरोप का इवोल्यूशन एशिया के इवोल्यूशन से डिफरेंट तरीके से हुआ है, डिफरेंट हुआ है, तो इस वजह से हम इसको 2 कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। लेकिन जियोलॉजिस्ट जो है वो इसको यूरेशिया ही कहते हैं, मतलब एक ही कहते हैं। अब अफ्रीका एंड यूरेशिया को भी जनरली तो ये 2 हैं, लेकिन समटाइम्स इसको एक भी कहते हैं। तो इस तरीके से 4, 5, 6, 7 ऐसे अलग अलग काउंट कर लेते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो 4 कॉन्टिनेंट्स कैसे काउंट करते हैं, इन्होंने अफ्रीका, यूरोप और एशिया को एक कॉन्टिनेंट बोल दिया, फिर अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को एक कॉन्टिनेंट बोल दिया, फिर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, फिर जब 5 कॉन्टिनेंट बोले तो अफ्रीका और यूरेशिया जो एक था उसमें अफ्रीका को हटा दिया और यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कर दिया। फिर अमेरिका में दोनों अमेरिका रखे, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया हो गया। जब 6 कॉन्टिनेंट्स बोले तो क्या बोले, अब अमेरिका को इन्होंने इस मतलब डिवाइड किया। जैसे अभी तक ये अमेरिका बोल रहे थे, अभी बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जैसे यहाँ अफ्रीका किया, अंटार्कटिका किया, ऑस्ट्रेलिया किया, अब यूरेशिया, अभी इन्होंने यूरेशिया ही रखा और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कर दिया। ठीक, फिर आते हैं, फिर उन्होंने अब 7 कॉन्टिनेंट बोले, तो अब ये यूरेशिया जो है इसको ये यूरोप एंड एशिया बोलेंगे। ठीक, तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऐसे इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स बोले। और ज़्यादा जो अडॉप्टेड है ना वो यही है, यही मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। ठीक, यहाँ पे इन्होंने एक ओलंपिक रिंग्स दिए हुए हैं कि ओलंपिक रिंग्स आप लोगों ने देखा होगा, ओलंपिक ईयर रिंग्स 5 रिंग्स होती हैं, ओलंपिक गेम्स का एक सिंबल है ये। ठीक, तो ये 5 रिंग क्या सिंबलाइज करती है, क्या दिखाती है, ये दिखाती हैं कि जो एथलीट्स हैं वो डिफरेंट मतलब स्पोर्ट पर्सन्स, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट या ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन्स की एक गैदरिंग होती है, ये सिंबलाइज करती है। कैसे, जैसे यहाँ पे जो 5 सर्किल्स है ना, तो इनका ये जो 5 वाला लिस्ट है ना वो ये शो कर रहा है क्या कि एक अफ्रीका है, एक अमेरिका है, एक एशिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूरोप है। तो देखें इसमें हम इन्होंने अमेरिका को स्प्लिट नहीं किया है, ये हम नहीं कह सकते कि हाँ ब्लैक वाला अमेरिका है, लेकिन हाँ जो अमेरिका वाली रिंग है ना वो एक है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका अलग नहीं किया। अदरवाइज इनके अफ्रीका के लिए एक है, यूरोप के लिए एक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक, अमेरिका का एक, और क्या बचा, एशिया का एक। ठीक, तो ऐसे करके 5 रिंग्स है इसके अंदर। फिर हम आते हैं यहाँ पे जो हमारा ये वाला डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की है कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कॉन्टिनेंट, मतलब साइज ऑफ कॉन्टिनेंट बताने की कोशिश की। तो यहाँ मैंने मार्क करके रखा है कि अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है हमारा वो एशिया है ना। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स का साइज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, साइज वाइज जो ऑर्डर है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि विच वन इज़ लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो कौन सा लार्जर है, नॉर्थ अमेरिका लार्जर है। अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में कौन सा लार्जर है, तो अफ्रीका में लार्जर है। और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा लार्जर है, तो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि ये अंटार्कटिका लार्जर है, क्योंकि अंटार्कटिका 5th नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, फिर आते हैं हम आइलैंड्स की बात करते हैं। हमने ओशंस पढ़ लिए, कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए, उसके अलावा अगर हम देखें तो आइलैंड्स भी हमें दिखते हैं। जैसे हम देखते हैं फिगर 2.2 और फिगर 2.3 में दिखते हैं, कहाँ पे, फिगर 2.1 सेकेंड, या जैसे यहाँ पे फिगर 2.2, तो हमने देखा कि इन्होंने इन सब चीज़ों को तो मार्क किया है, इसको 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 इन सब चीज़ों को मार्क किया, लेकिन ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे हमने छोटे छोटे ब्राउन शेड हमें दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा है, कह सकते हैं है ना। तो ये सारा जो जो कवर नहीं किया इन्होंने वो क्या है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, वो है आइलैंड्स। क्या है आइलैंड्स, 1 सेकेंड, सॉरी, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आइलैंड्स क्या है, सम
Smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. आइलैंड्स क्या होते हैं कि कुछ स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो छूट गए कॉन्टिनेंट के अलावा, और वो लैंड जो कि चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है, वाटर से घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आइलैंड बोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स भी देखें तो वाटर से ही सराउंडेड होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं, आइलैंड इतने बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, लैक्स ऑफ आइलैंड्स हैं हमारे प्लानट पे, जैसे हमारा ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है, ये लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है। अगर हम देखें तो इंडिया के जो 10 लार्जेस्ट स्टेट्स हैं उनको एक साथ मिला ले उतना है ग्रीनलैंड का एरिया। ठीक, इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1300 से भी ज़्यादा स्मॉल आइलैंड्स हैं जो दो ग्रुप में डिवाइडेड है। एक है अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारा बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारा अरेबियन सी में पड़ता है। ठीक, फिर ये कह रहे हैं कि 1981 में इंडिया ने अपना अंटार्कटिका प्रोग्राम शुरू किया। ठीक, अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए। अंटार्कटिका में देखा था एक कॉन्टिनेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट एंड हार्श इन्वायरमेंट है वहाँ पर, उसको एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने इंडिया अंटार्कटिका प्रोग्राम शुरू किया 1981 में। ठीक, 1981 में। फिर 1983 में इंडिया ने अपना पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। अभी दो मोर बेसिस हैं, दो और बेसिस हैं वहाँ अंटार्कटिका में। इसके नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि और कौन से दो बेसिस इंडिया ने अंटार्कटिका में बनाए हुए हैं। ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं कि 40 टीम्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो यहाँ पर अपना रिसर्च कर रही है। किस पे रिसर्च कर रही है, स्पेशली ऑन इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट पर। ठीक, सेटलमेंट जो है साइंटिस्ट की, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, इवन एक पोस्ट ऑफिस भी है, ऐसा कुछ सेटलमेंट वहाँ पर है। और अंटार्कटिका में कोई वैसे लोग नहीं रहते, बस साइंटिस्ट जो वहाँ रिसर्च करने जाते हैं, बस वही लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं ओशंस एंड लाइफ की बात करते हैं। ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ इवन इफ वी डू नॉट नोटिस इट। मतलब हम नोटिस नहीं करते, लेकिन ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स जो है ना वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक, जैसे ओशंस ही कॉन्टिनेंट में रेन सेंड करता है। ठीक है, जब क्लाउड्स बनेंगे, वाटर होगा, वाटर से जब इवापोरेशन होगा, वाटर इवापोरेट होगा, तब क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेगा और फिर वो बारिश कराएंगे। ठीक, तो रेन होगी, वाटर साइकिल का पार्ट है ये। ठीक है, ओशन के बिना हम देखें तो रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी तो इंडिया क्या है वो डेजर्ट बन जाएगा। ठीक, उसके अलावा देखिए ओशन का क्या रोल है, तो ओशन में जो फ्लोरा है ना, फ्लोरा जो है वो मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। मतलब वर्ल्ड में जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, जितना प्लांट्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी भी फ्लोरा, पता है जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं किस मेथड से करते हैं, तो वो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस है ना। यू नो कि फोटोसिंथेसिस होता है, उससे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो ओशन का फ्लोरा है, ओशन के अंदर जो प्लांट्स हैं ना, वो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी वजह से ओशन को क्या बोलते हैं, ओशन को बोलते हैं कि ये क्या है, ये प्लैनेट का लंग है, लंग्स ऑफ प्लैनेट है, ये प्लैनेट्स लंग है क्या, हमारा ओशन। ठीक, ओशन therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on Earth. ठीक, oceans have deeply impacted humanity in many other ways. From early times, people have used oceans and seas to migrate to other regions. ओशंस ने ह्यूमैनिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करके रखा हुआ है। कैसे, पहले टाइम्स में देखें तो ओशंस को लोग यूज़ करते थे एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट करने के लिए, गुड्स को ट्रेड करने के लिए, मिलिट्री कैंपेन्स के लिए, है ना, सोर्स ऑफ फूड का सोर्स था ये, फिशिंग के थ्रू फूड का सोर्स था ओशन। ठीक, ओशन हैव ऑल्सो नरिश्ड द कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। कोस्टल रीजन्स में जाओ तो वहाँ का कल्चर ओशन से रिलेटेड होता है। उनके पास टेल्स एंड लेजेंड्स होते हैं अबाउट द सी गॉड, सी गॉडेसेस, मॉन्स्टर्स भी, ट्रेजर्स भी, है ना। ओशन डेंजर भी है, ओशन ब्लेसिंग्स भी है। ठीक, उसके अलावा देखें तो यूएन ने 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे डेजिग्नेट किया है, हमें उसका रोल रिमाइंड कराने के लिए कि कितना ज़्यादा रोल है ओशन का हमारे एवरीडे लाइफ में, उसको रिमाइंड कराने के लिए 8 जून
को वर्ल्ड ओशन डे होता है वो यूएन ने डिक्लेयर किया, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है। ये इट सर्व्स एज द लंग ऑफ आवर प्लैनेट, मेजर सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन हाउ द ओशन आर पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ओशन का रोल क्या है, जैसे हमने अभी पहले भी पढ़ा कि ओशन क्या है, लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट है, मेन सोर्स है फूड मेडिसिन का, क्रिटिकल पार्ट है बायोस्फीयर का। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ओशन ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। कैसे, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है ओशंस में, जिससे मरीन लाइफ चोक हो रही है। फिर सेवरल अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है, ऑयल स्पिल हो जाता है ना, ओवर फिशिंग एक अनदर कॉज है डिक्लाइन ऑफ मरीन लाइफ। तो इसकी वजह से ये क्या है, इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ओशन को प्रोटेक्ट करें फॉर फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि हमने देखा कि ओशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ओशन को प्रोटेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए वर्ल्ड ओशन डे यूएन ने डेजिग्नेट किया 8 जून को। ठीक, यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि जो वास्ट वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओशन, और जो लार्ज लैंड मासेज हैं उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। ओशंस क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। सॉरी फॉर दिस, जो हम मैं कर देती हूँ, लेकिन इसके बिना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ठीक है, ओशंस जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं। कॉन्टिनेंट्स में बी काउंटेड इन वेरियस वेज। द मोस्ट कॉमन जो काउंट है वो क्या है, 7। हमने देखा कि कॉन्टिनेंट्स को हम अलग अलग तरीके से काउंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन काउंट क्या है, वो 7 है। नदर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड दैन द सदर्न हेमिस्फीयर। अभी तक आपने नोटिस कर लिया होगा कि हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, जैसा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नदर्न हेमिस्फीयर क्या है और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देती हूँ कि नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच में एक लाइन क्या है, एक सर्किल है, इमेजिनरी सर्किल है, जिसका नाम क्या है, इक्वेटर। ठीक, तो इक्वेटर के, जिसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जो एरिया पड़ता है इसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ साइड में एरिया पड़ता है इसे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और अभी हमने देखा कि जो हमारा लैंड है ना वो ज़्यादातर यहाँ पे पूरा यूरोप है ना, ये पूरा यूरोप है यहाँ पर। एंड सॉरी फॉर दिस, लेकिन यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और यहाँ पे हमारा अफ्रीका पड़ जाता है, यहाँ अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया। तो हम देखें ज़्यादातर जो हमारा लैंड है ना वो कहाँ है, वो नॉर्दर्न पार्ट, नदर्न हेमिस्फीयर में है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नदर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड दैन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर ओशन सपोर्ट्स ऑल kind of marine life and play a critical role in the world climate. They are now seriously affected by human activity and need a कलेक्टिव प्रोटेक्शन। जैसे हमने देखा कि मरीन लाइफ जो ओशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आजकल क्या हो रहा है कि ओशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहे हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको साफ रखना, ओशन को साफ रखना वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दिस इज़ द रिव्यू ऑफ द चैप्टर। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं वो इम्प्रूव करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।